कि डिप्टी सीएम, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोटिंग कर दी है, वोट डाल दिए हैं और वोट करते समय उन्होंने कहा कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सभी से अपील करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी इस बार जीतने वाली है। अखिलेश 40 सीटों पर ही सीमित रहेंगे। वहीं प्रदेश में लोग विकास सुरक्षा चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट डाल दिया। आपको बता दें कि कौशांबी की सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने मतदान जो है वो कर दिया है। लेकिन मतदान करते समय उन्होंने लोगों से ये जरूर अपील की है कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सभी से अपील करता हूं कि मताधिकार का प्रयोग करें। इस बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीत रही है। प्रदेश में लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान कर दिया है। ओवर टू यू अतुल। बिल्कुल वर्षा, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, देखिए ना सिर्फ मतदान किया बल्कि उन्होंने अपील भी की और फिर उसके बाद जो राजनीतिक तौर पर एक जंग है उस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी की। केशव प्रसाद मौर्य जो कि सिराथू सीट से मैदान में, और उनका यह कहना है कि मौजूदा दौर में अगर अखिलेश अपनी 40 सीटें बचा लें तो यह भी बड़ी बात होगी। हालांकि गठबंधन का दावा है और जो मौजूदा परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें तमाम, अगर विशेषज्ञों की बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि कई जगहों पर फाइट है। वहां पर इस वक्त बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की टक्कर है और यही दावा बाकी अन्य दल भी कर रहे हैं, उनके नेता भी कर रहे हैं। वर्षा, मैं फिर से आपका रुख करूंगा, बड़ी खबर कोई और आएगी तो आप जरूर उसकी जानकारी दें। उस बीच में हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सत्येंद्र जी, इसी सीट से हम शुरुआत करते हैं इस फेज में। सिराथू बहुत अहम है और वहां पर जो रणनीति तैयार की गई थी उसमें कौन घिरता हुआ आपको दिख रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, एक चीज समझिएगा कि जो ये भाजपा का जो पूरा कैंपेन चलता है, ये बड़े सोची समझी रणनीति के तौर पे चलता है। एक तरफ जहाँ पे वो धार्मिक एंगल से पोलराइजेशन की बात करते हैं और वोट को कंसोलिडेट करते हैं, जी जिसमें काशी का भी मंदिर है और अयोध्या का मंदिर है, मथुरा की बात भी करते हैं, तो वो एक वोट का कंसोलिडेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बीजेपी करती है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो ब्राह्मण चेहरे सामने लेके आ रही है, वो पिछड़ा वर्ग और दलित चेहरे भी लेके आ रही है। तो ये है कि आपके पास हर वर्ग का चेहरा जो है, जो कि ऊंचे पोजीशंस पर है, जो उप मुख्यमंत्री का भी चेहरा हो सकता है और अन्य विभागों का भी चेहरा होता है, तो वो भी वो कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की बात करती है। तीसरा जो पार्ट होता है वो विकास का है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक्सप्रेस वेज की निर्माण शुरू हो गई, तमाम जगह पे एम्स की बुनियाद रखी गई। और जब सामाजिक स्तरों का, सामाजिक स्तर पे काम करने की बात आती है, तो आप देखेंगे कि आवास की योजना है, आपके पास गैस की योजना है, बिजली के कनेक्शन की योजना है, गाँवों में सड़कों की योजना है, और अनाज वितरण की जो बात आप कहते हैं, जल जल व्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो हर व्यक्ति के पास में किस तरह से पहुंचेंगे, ग्रामीण स्तर तक अंत्योदय की जो बात करते हैं, उसमें भी काफी हद तक वो सफल हो, शौचालय बनाए गए, तमाम चीजें बने। तो अब यहाँ पे सत्येंद्र जी, जिसका आपने जिक्र किया, जो मेरा सवाल भी था कि रणनीति बनाई जाती है खासतौर से बड़े चेहरों को उनके अपने गढ़ में ही समेट देने की। जो चर्चा पिछले दिनों हमने सुनी देखी, ये कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य, उनका बहुत खुलकर सामने ना आना, बहुत साइलेंट हो जाना अचानक से, क्या इस तरीके की कोई चीजें थी या सिर्फ ये राजनीतिक एक आरोप प्रत्यारोप था, एक मैसेज देने की कवायद थी? नहीं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी की आप बात कर रहे हैं, आप उनका देखिए कि अक्सर उनके फाइल्स आते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमेशा एक पॉपअप शो पे आते ही हैं। वो कहीं ना कहीं एक बज़ क्रिएट करते ही रहे हैं, तो उनका ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं है। हाँ, इसके सापेक्ष अगर आप ये कहते हैं संभवतः कि दिनेश शर्मा जी को बहुत ज्यादा हमने सामने नहीं देखा है, तो वो एक बात अलग हो जाती। तो ये किस चेहरे को लेके आना है, इसको भी बहुत डिपेंड करता है। दूसरी बात, जो भाजपा के अगेंस्ट की जो पार्टीज है, आप उसको देखिएगा कि वहां पे जो स्टार प्रचारक होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। अगर आप देखें तो प्रियंका गांधी है, या अखिलेश यादव की है, या मिश्रा जी और मायावती जी, तो ये लोग जो है अपने अपने पार्टियों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रचार की बात करते हैं, बट इनके पास पूरी स्टार कास्ट है, जिसमें अमित शाह जी से मोदी साहब से लेकर नड्डा साहब से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, मतलब चेहरों की यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई कमी नहीं है। और हर स्तर से जा जाके कि जहाँ पे अखिलेश यादव केवल पश्चिम बैठने लगे, वो बाकी लोग इधर में आके पूर्व में भी अपना कहीं ना कहीं एक बस क्रिएट करते रहे, और कहीं ना कहीं वाइब्रेशन यहाँ पे हमें देखने को मिली।
सत्यन जी, अगर हम चौथे फेज तक के स्थिति को देखें, जाटलैंड से जहां शुरुआत होती है फिर यादवलैंड तक वो पहुंचते हैं, वहां पर जो सीटों का समीकरण था, जातीय तौर पर हम देखें, धार्मिक तौर पर हम देखें, मुद्दों के आधार पर हम देखें, कैंडिडेट के आधार पर हम देखें, पार्टी के आधार पर हम देखें, उन तमाम चीजों से एक मैसेज देने की बात भी हो रही थी और कई लोगों ने अपना आकलन किया है। किसी का कहना है कि मजबूत कोई और हो रहा है, किसी का कहना है कि नहीं, मजबूत यही है जो कि पिछली बार थे। आपका खुद का आकलन क्या रहा? और अब जो पांचवा फेज है, जिन जगहों पर अभी मतदान चल रहा, कहा जा रहा कि यहां से एक क्लियर पिक्चर निकलनी शुरू हो जाएगी। जी, जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है वैसे पिक्चर्स तो क्लियर होती चली जाती है, लेकिन इसमें पिक्चर क्लियर होने के ऊपर दो तरह की बातें और भी हैं। पहला ये है कि जब हम पश्चिम की बात करते हैं तो वहाँ पे किसान आंदोलन का भी असर काफी हद तक दिखा, और वो एरिया ऐसा है जहाँ पे रिसोर्सेज है, पानी और इस तरह की समस्याएं कहीं ना कहीं रही है। जी। फिर जाट और मुस्लिम का जो परसेंटेज है वो इस जगह पे काफी रहा है। तो एक प्रकार से ये शिफ्ट जो है ये माना गया कि वो सपा की तरफ आएगा, और वोटिंग जो बढ़ती हुई है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि करीब 2 से 2.5% आपके मुस्लिम्स का और यादवों का वोट खासतौर से निकल के आगे आया। ये माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी गया हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि कुछ एरिया जैसे आपके बुंदेलखंड के एरिया में अगर हम जाते हैं और वहाँ पे जो जल की समस्याएं हैं और बाकी जो विकास की परियोजनाएं हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वोट जो है नेशनल मूवमेंट जो बीजेपी का था, वो विकास को भी कहीं ना कहीं महसूस कर रहा है। और उनके पास चॉइस की बात आती है कि वो किसको चॉइस करने निकाल के लें, कि वो एंटी इनकम्बेंसी लेके जाएं या वो विकास के बारे में भी बात करें। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और दूसरी बात ये है कि चौथे फेज तक आप देखें तो जो वोटिंग का परसेंटेज है वो करीबन 60 के आसपास का मोटा मोटा रहा। तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है, जो बीजेपी है, वो लोगों को दूर तक ले आने में कहीं ना कहीं एक प्रकार से कम सक्सेसफुल रही। तो वो एक बात होती है। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जब अक्टूबर में जब ये लखीमपुर और पीलीभीत में जो आपका एक फार्मर एक गाड़ी रही, और वहां पर करीब 67% के आसपास में आपके वोट पड़े। जी। तो ये माना जाता है कि मतलब जहाँ पे कोई स्पष्ट आपके पास एजेंडा होता है, जिसके पक्ष में या विपक्ष में लोग जाना चाहते हैं, तो वो खुल के सामने आते हैं। तो ये भी एक माना जाता है कि हाँ, एक खतरे की बात है। लेकिन जब इस लैंड से हम बाहर की तरफ बढ़ते हैं, जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो किसान आंदोलन है उसका उतना असर नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसान जो है उतने बड़े किसान नहीं होते हैं, या फिर छोटे छोटे किसान हैं, तो उनके अपने मुद्दे होते हैं। उनको अपनी दाल रोटी पानी के ऊपर होती है, उनकी तो बाकी अपनी जरूरत है, उनके ऊपर वो बात करते हैं। बहरहाल, और यानी एक ओवरऑल कंपाइल फैक्टर होता है, ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक स्थानीय तौर के मुद्दे भी हैं और साथ में बड़े मुद्दे वो भी हैं जो कि सरकारों के फैसले के बाद निकलकर आते हैं। आपने किसान आंदोलन का जिक्र किया, तो पश्चिम में इसी आधार पर राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार की थी। वहां पर आरएलडी के पास बड़ा मौका है कि अपने आप को फिर से बूस्टअप कर सके। पिछले तमाम चुनावों में अगर हमने देखा तो उनका आधार खत्म होता जा रहा था, लेकिन इस बार उस कॉम्बिनेशन के आधार पर जयंत की कोशिश है कि शायद बात बन जाएगी और वो एक किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देंगे। लेकिन अवध आते आते, बुंदेलखंड जाते जाते और अब जैसे जैसे हम और आगे फेज में जाएंगे, पूर्वांचल तक पहुंचेंगे, तो वहां के मुद्दे भी बदलते हैं और कुछ कॉमन मुद्दे हर एक जगह के लिए हैं। हमारे साथ सत्यन जी आप बने रहिए। दीपक सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं विल्सी कांग्रेस के। दीपक भाई, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज तो आ रही है आपकी मेरे। दीपक भाई, आप सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं तो कांग्रेस में आप सबसे ज्यादा सक्रिय तौर पर अपनी बात हमेशा से रखते रहे। अमेठी की तस्वीर इस बार आपको कैसी दिख रही है? देखिए, अभी अतुल भाई जो अमेठी के हालात हैं जी, अमेठी की पांचों सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही और जीतेगी। यहाँ पर जो 2019 में धोखा हुआ था अमेठी के लोगों के साथ, हाँ। बड़े बड़े वादे किए गए थे और वादा खिलाफी हुई। यहाँ की सांसद चुनी गई, उन्होंने एक भी वादे पूरे नहीं किए और अपने सांसद निधि के अलावा अमेठी में कोई धन खर्च नहीं किया। तो यहाँ के लोग बेकरार हैं। अपनी घर वापसी के लिए जो लोग गुमराह किए गए थे, वो लगता है बदला लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिताना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जो सड़कें राहुल गांधी जी ने बनवाई थी, उसमें गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। फैक्ट्रियां जो राहुल गांधी ने खुलवाई थी वो एक करके नीलाम हो रही हैं। ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान बंद कर दिए गए। यहाँ पर स्टील का एक उपक्रम था, उसको नीलाम कर दिया गया। तो यहाँ लोगों में गुस्सा है और आपने देखा भी होगा, इंडिया न्यूज के व्यूअर ने देखा भी था, जब राहुल गांधी जी रोड शो कर रहे थे तो लाखों की संख्या में लोग उनसे पैदल चल रहे थे। प्रियंका गांधी जी के लोग मिलने और उनसे सुनने हजारों हजार की संख्या में लोग हर विधानसभा में आए। तो
ओवरऑल अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। लेकिन दीपक भाई देखिए, ये आपका अधिकार है और अपनी पार्टी के प्रति आपकी जो है समर्पण है आपका, जो है कि आप उसके लिए बात रखेंगे। आप 5 की 5 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने 5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि इतने साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, इस वजह से हमें यह मौका मिला। नहीं, वो भाजपा वाले सच कहते हैं लेकिन आधा सच कहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अडानी जी और अंबानी जी के लिए कुछ नहीं किया। वो देश की बात नहीं करते हैं। देश में जो कुछ भी है 100% वो सब कांग्रेस पार्टी ने दिया। भाजपा के साथी बता दें उन्होंने कहां पर एक भवन बनाए, कौन सी सड़क बनाई। एक सड़क की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है हमने बनाई। पूरे प्रदेश की एक सड़क, लाखों सड़कें बनी है उत्तर प्रदेश में। स्कीम जो जिस खाद्यान्न की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर बताते हैं, फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस पार्टी लेके आई। इसमें प्रावधान किया गया देश में जब कोई दैवीय आपदा आएगी, कोई बीमारी आएगी तो निःशुल्क भोजन उसमें उपलब्ध कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने सिक्योरिटी बिल और एनडीए में का बिल आके ये दिया। पेंशन मिलती है, राशन मिलता है, बिजली मिलती है, खंभे गड़े, तब तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पीएससी और सीएससी तक कांग्रेस पार्टी ने बनाई। तो भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के जो व्यापारी मित्र हैं उनके लिए कुछ नहीं किया। तो वो आधा सच बोलते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं उससे। ठीक है, देखिए अब कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है, दीपक भाई आप भी बहुत बेहतर समझते हैं, आप बड़े ही परिपक्व नेता हैं। लेकिन अब यहां पर जब आपका दावा है तो उस दावे के आधार पर जनता को तय करना है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो बीजेपी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, वो सपा गठबंधन के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं। 10 मार्च पर इस पर जरूर मैं आपसे चर्चा करूंगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ।